नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक 38% महाराष्ट्र के किसानों ने खुदकुशी की है। लेकिन राज्य का कारोबार चलाने वाले मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों की कृषि कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं। भास्कर ने इस मामले में पड़ताल की तो पता चला कि राज्य में 76% मंत्रियों ने चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में अपनी कमाई का जरिया खेती को बताया है। मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के नाम से वाणिज्य मंत्रालय के पास 161 कंपनियां दर्ज हुई। इसमें सबसे अधिक यानी 42% कंपनियां कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इसमें एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो ट्रेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। राज्य में अब यह सवाल उठ रहा है कि सत्ता में बैठे मंत्री अगर खुद के और परिवार वालों के विकास के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो आम किसानों की खेती के विकास के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर डीन कोड डालने के बाद प्रोप्राइटर और हिस्सेदारी की कंपनियों की जानकारी मिलती है। इसी डीन नंबर पर बंद हुई कंपनियों की जानकारी के लिए अन्य वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया। इन वेबसाइटों ने यह जानकारी कॉर्पोरेट मंत्रालय के वेबसाइट से ही जुटाई है। भड़काऊ नारेबाजी मामले में कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर गत रविवार को जंतर मंतर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की थी। इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक नारेबाजी संबंधी वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लेकर पहले अज्ञात के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मंगलवार को इन्हें जांच में शामिल होने के लिए कनॉट प्लेस थाना बुलाकर पूछताछ के बाद दोपहर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी नई दिल्ली जिला दीपक यादव के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम अश्विनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, दीपक कुमार, विनोद शर्मा व विनीत वाजपेयी है। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर रविवार को जंतर मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में 1860 में बने इंडियन पेनल कोड, 1861 में बने पुलिस एक्ट, 1863 में बने रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट और 1872 में बने एविडेंस एक्ट सहित सभी 222 अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने तथा भारत में समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान कर संहिता, समान दंड संहिता, समान श्रम संहिता, समान पुलिस संहिता, समान न्यायिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान धर्म स्थल संहिता और समान जनसंख्या संहिता लागू करने की मांग की है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच यूनाइटेड हिंदू फ्रंट व राष्ट्रवादी शिवसेना ने पंजाब का अगला मुख्यमंत्री किसी हिंदू को बनाने की मांग की है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने मंदिर मार्ग स्थित हिंदू महासभा के मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पंजाब में हिंसा के दौरान मारे गए हजारों हिंदुओं के परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी की गई। इससे संबंधित ज्ञापन कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा, बसपा व आप को भेजा गया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि पंजाब में हिंदू जनसंख्या 40% से ऊपर है, लेकिन उन्हें हाशिए पर रखा गया है। वर्ष 1967 के बाद से अब तक वहां किसी हिंदू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। जय भगवान गोयल ने कहा कि पंजाब में हिंदू उसी दल को समर्थन और वोट देगा जो हिंदू को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और यूपी की कई सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले दिनों अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी भी आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि लंबे समय तक केंद्र और राज्य में भाजपा का सहयोगी रहा अकाली दल कृषि कानूनों के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो गया है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 21 अगस्त को होने वाली 11वीं की कॉमन एंट्रेंस परीक्षा को रद्द कर दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि परीक्षा अगर सभी की जाती है तो छात्रों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। परीक्षा कराने से कोरोना का स्थिति और भी ज्यादा गंभीर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र सरकार कॉमन एंट्रेंस परीक्षा को आयोजित करना चाहती थी, मगर हाईकोर्ट ने
सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा 28 मई को जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति R.I. छागला और न्यायमूर्ति R.D. धानुका की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी अधिसूचना को जारी करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है और मगर ये अदालत इस तरह के अन्याय में हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार 6 हफ्ते के अंदर 10वीं के मार्क्स व इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 11वीं कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया पूरा करे। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले कुंभकोनी ने कहा कि सभी परीक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित किया जाएगा। ICCI के स्टूडेंट ने प्रश्न पत्र पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र महाराष्ट्र बोर्ड के पाठ्यक्रम पर होगा, जिससे दूसरे बोर्ड के बच्चों को परेशानी होगी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष दिनकर पाटिल ने कहा था प्रथम वर्ष जूनियर कॉलेज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 21 अगस्त 2021 को किया जाएगा। एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने पहले ये तर्क दिया था कि प्रवेश सभी छात्रों को दिया जाएगा, मगर उन छात्रों को CET देना होगा तो छात्र अपनी पसंद के कॉलेज चाहते हैं।